दस्तावेज के इस अंक में आज हम सुनेंगे कवित्री मालिनी गौतम को। मालिनी गौतम अंग्रेजी की प्राध्यापिका हैं। इनकी अब तक 4 किताबें छप चुकी हैं। बूंद बूंद, एहसास, चिल्लर सरीखे दिन, एक नदी जामुनी सी, दर्द की कार, जिनमें 2 काव्य संग्रह हैं, एक नवगीत संग्रह और एक गजल संग्रह। मालिनी गौतम को ढेरों पुरस्कार मिल चुके, मसलन गुजरात साहित्य अकादमी का पुरस्कार, वागेश्वरी पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान। मालिनी गौतम की कविताओं का अनुवाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं में हो चुका है और इनकी कविताएं लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। मालिनी गौतम प्रेम पर जब भी कविताएं लिखती हैं तो गजब लिखती हैं। इनकी कविताएं लिखने का तरीका और पढ़ने का तरीका बहुत सौम्य है। पाठक इनके साथ साथ चलता है, वे पाठक को पीछे नहीं छोड़ते और पाठक इनकी कविता को बहुत शिद्दत से महसूस करता है। तो आइए सुने कवित्री मालिनी गौतम को। नमस्कार, कुछ कविताएं सुना रही हूं आज। पहली कविता है कि अंत में प्रेम ही बचाएगा यह दुनिया, यह मानते हुए भी अब प्रेम नहीं लिखा जाता। अंत में प्रेम ही बचाएगा यह दुनिया, यह मानते हुए भी अब प्रेम नहीं लिखा जाता। लिखना तो दूर, इन दिनों प्रेम याद भी नहीं आता। हर नई सुबह खुद को सलामत पाकर शिद्दत से याद आते हैं वे वादे जिन्हें कभी पूरा न किया जा सका। याद आती हैं वे तमाम पानीदार आंखें जो किसी को देखते हुए आस से भरी डबडबाई थी। छलकने के पहले ही वे आंसू पोंछ दिए जाने चाहिए थे। कुछ हाथ जो मदद की गुहार में उठे थे, उन हाथों को थाम लिया जाना चाहिए था। वे होंठ जो लर्जे थे, कुछ अस्पष्ट सा बुदबुदाते हुए, कान लगाकर उन आवाजों को सुना जाना चाहिए था। वे डगमगाते पैर जो 2 कदम चले थे, इस विश्वास से कि संभाल लिए जाएंगे, उन पैरों को चूम लिया जाना चाहिए था। कुछ धड़कते दिलों को महसूस किया जाना चाहिए था। कुछ मौन भी तो उछले थे जो बिना कुछ कहे ही समझ लिए जाने के हकदार थे। बहुत कुछ अधूरा है अभी, बहुत कुछ छूट गया, लगातार रिश्ता जा रहा है जीवन। अब सबसे पहले माफी लिखी जानी चाहिए अपने तमाम अधूरे कामों के नाम, अधूरे वादों के नाम। प्रेम किसी स्थायी भाव की तरह कुछ दिन विश्राम करे अभी। एक और कविता सुने। जैसे हो वैसे ही दिखना, जैसे हो वैसे ही दिखना, हूबहू न सही तो थोड़े थोड़े ही दिखना। जैसे हो वैसे ही दिखना, हूबहू न सही तो थोड़े थोड़े ही दिखना, ताकि कोई लगा सके अंदाजा तुम्हारी बेईमानी और ईमानदारी का, तुम्हारे मन की सुगबुगाहटों का, माप सके
तुम्हारा ताप, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी उदारता और तुम्हारी लुच्चाई। सफेद कपड़ों के पीछे मत रखना छिपाकर दागदार मन। सफेद कपड़ों के पीछे मत रखना छिपाकर दागदार मन कि कोई कह दे मुंह में राम बगल में छुरी। मत करना इतना दिखावा कि किसी को लगे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर सियार हो तो सियार ही दिखना। शेर के लबादे में आज नहीं तो कल पहचाने ही जाओगे अपनी हुआ हुआ से। गरीब को रोटी तब देना जब नजर न अटकी हो उसकी झोंपड़ी पर। प्यासे को पानी पिलाते समय इतना मत झुका देना कि वह गिर ही पड़े तुम्हारे पैरों में। पसेरी भर धान देते वक्त मन भर एहसान भी साथ देने की दानत हो तो रहने ही देना दान धर्म। सफाई वाले को चाय का कप पकड़ाते समय अगर छू जाए उंगलियां और मचती रहे खुजली घिस घिस कर हाथ धो लेने की तो मत पिलाना चाय। बस एक सूखी मुस्कान से ही काम चला लेना। अंदर और बाहर में मत रखना इतना फर्क कि कोई तुम्हें रंगा सियार ही कहने लगे। यूं भी रंगा सियार आ ही जाता है अपने असली रूप में जब बरसते हैं बादल और हुआ हुआ करते हैं दूसरे सियार। पीतल पर कलई करने से बर्तन चांदी का नहीं हो जाता, यह ख्याल रखना। तभी तो जैसे हो वैसे ही दिखना, हूबहू न सही तो थोड़े थोड़े ही दिखना। एक और कविता सुने और इसका शीर्षक है खतरा। उन्हें खतरा नहीं है भीड़ से, उन्हें खतरा नहीं है भीड़ से। वे जानते हैं भीड़ को हाँकना मनचाही दिशा में। वे जानते हैं भीड़ को कुचलना कीड़े मकोड़ों की तरह। उनके गलों में निवाले नहीं अटकते लाशों के ढेर देखकर। वे पारंगत हैं भीड़ को भावनाओं के सैलाब में बहाकर अपने नाम के जयकारे लगवाने में। लेकिन डरते हैं वे जब भीड़ इख्तियार करने लगती है कोई चेहरा। वे भीड़ के आदिवासी दलित में तब्दील होने से डरते हैं। वे भीड़ के औरत में तब्दील होने से डरते हैं। वे भीड़ के मजदूर और किसान में तब्दील होने से डरते हैं। तभी तो वे तब्दील कर देते हैं इन चेहरों को माओवादी में, पाकिस्तानी में, खालिस्तानी में, देशद्रोही में। अब पहले से भी अधिक जरूरी है कि हम पहचानते रहें चेहरे औरतों के, बच्चों के, आदिवासियों और दलितों के चेहरे, किसानों और मजदूरों के चेहरे, सच के चेहरे, इंसानियत के चेहरे, ताकि चेहरों को तब्दील न किया जा सके भीड़ में। एक और कविता देखें। होटल के रूम नंबर 303 में। होटल के रूम नंबर 303 में फल काटने के लिए मुझे एक चाकू की दरकार थी। रूम सर्विस पर दी गई 3 सूचनाओं के बाद भी जब 15 मिनट तक कोई चाकू लेकर नहीं आया तो मेरी बेचैनी और कुलबुलाहट बढ़ने लगी। इतने बड़े होटल के इतने बड़े किचन में ढेरों चाकू होंगे, फिर भी आम काटने के लिए मुझे चाकू नहीं मिल रहा। यानी
सारे चाकू व्यस्त हैं। तब तो जल्दी पता किया जाना चाहिए कि वे कहाँ व्यस्त हैं। वे ब्रेड पर बटर और जैम लगा रहे हैं या उनसे भाजी, तरकारी, फल, अंडे और पनीर काटे जा रहे हैं, या फिर वे काट रहे हैं किसी का सिर, किसी का धड़। वे क्या निकाल रहे हैं अपनी तेज नोक से? फलों के बीज या सब्जियों में अंदर छुपे कीड़े? या फिर वे निकाल रहे हैं अपनी नोक से किसी मजलूम के शरीर की आंतें? किसी की गर्दन पर तने वे टटोल रहे हैं जेबें, या फिसल रहे हैं किसी 8 साला लड़की की देह पर? ये चाकुओं के काम पर लगे रहने का वक्त है। चाकू अति व्यस्त हैं इन दिनों। घर और रसोई की देहरी से बाहर निकलकर अपनी धार साबित करने में जल्दी पता करो कौन सा चाकू कहाँ व्यस्त है। रूम नंबर 303 में मुझे दरकार है एक चाकू की। मैं एक हाथ में फल और एक हाथ से गर्दन संभाले बैठी हूं।